तो जो आज हम पढ़ेंगे कि जो पंवार वंश है उसके राज वंश के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। एक था धारशिल शिलालेख, दूसरा था देवप्रयाग शिलालेख, जिसमें हमें ये मिलता है कि मंदिरों का दान पुण्य वो करते थे। ठीक है। अब चौथा है मानवोदय काव्य। क्या? मानवोदय काव्य। इसमें क्या है? ये 1611 ईस्वी के आसपास का है। राजा मानसाकी दरबारी कवि भरत द्वारा संस्कृत में रचित यह ग्रंथ पंवार वंश का प्रथम काव्य स्रोत है। इसके रचनाकार कौन है? कवि भरत। ठीक है, इसी का नाम था, वो अपने रचनाएं इस कवि भरत के नाम से लिखता था। और ये क्या है? काव्य स्रोत, काव्य स्रोत है। और चौथा है गणराज वंश काव्य। इसमें क्या है? पंवारों के दरबारी चित्रकार और कवि मोलाराम द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया इतिहास। मोलाराम द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया इतिहास पंवार वंश का। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम कनकपाल के पास। कनकपाल को संस्थापक माना जाता है। कनकपाल मूल रूप से धार नगरी गुजरात मालवा का रहने वाला था, जैसे पिछली वीडियो में बताया गया है। और वो 1887 में बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर आया था। उस समय गढ़वाल के छोटे छोटे ठाकुरों या गणपतियों में बटा हुआ था। चमोली के चांदपुर गढ़ी के सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप, जिन्हें सोनपाल भी कहा जाता है, कनकपाल के व्यक्तित्व के अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया और उपहार में चांदपुर गढ़ी का क्षेत्र सौंप दिया। यहाँ से पंवार वंश की नींव पड़ी। पंवार वंश की सबसे पहली और प्रारंभिक राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, जो कि चमोली में है। अलग अलग इतिहासकारों ने राजाओं की अलग अलग सूची दी है और परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने कितनी संख्या बताई। तो वेकेट की वंशावली में 60 राजाओं का नाम है, हार्डविक की वंशावली में 38 राजाओं का नाम है और विलियम्स की वंशावली में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो 1887 में भारत में क्या चल रहा था? अगर उत्तराखंड में ये चल रहा था तो भारत में क्या चल रहा था? जब उत्तर भारत के गढ़वाल में कनकपाल यानी पंवार वंश की स्थापना कर रहा था, तब मैदानी भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन था और प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज का युग अभी समाप्त हुआ था। दक्षिण भारत में इस समय चोल वंश अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। कनकपाल के बाद के अधिकांश राजाओं का इतिहास धुंधला है, लेकिन जिन राजाओं के सिक्के या ताम्रपत्र मिले हैं, परीक्षक सीधे वहीं से डीप सवाल उठाता है। जैसे यह पंवार वंश का जो लखनदेव है, 28वां राजा था ये। कौन सा? लखनदेव। लखनपाल, सॉरी। यह ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की। इसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की। स्वतंत्र मुद्रा जारी की। क्या थी वो मुद्रा? इसमें तांबे के सिक्के मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि इसके समय तक पंवार वंश आर्थिक रूप से समृद्ध और पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है। अब दूसरा आता है अनंतपाल। कौन? अनंतपाल। इसमें क्या है? यह पंवार वंश की राजनीतिक सीमाओं और सामंतों पर नियंत्रण को स्पष्ट करने वाला ठोस पुरातात्विक साक्ष्य है। अब आते हैं अजयपाल। अजयपाल आया, ये 37वां राजा था। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो अजयपाल से पहले गढ़वाल क्षेत्र 52 अलग अलग स्वतंत्र किलों में बांटा हुआ था, जहाँ छोटे छोटे ठाकुर राज करते थे और आपस में लड़ते थे। अजयपाल ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति से इन सभी 52 गुणों को जीतकर एक विशाल अखंड राज्य की स्थापना की, जिसे इसके बाद गढ़वाल कहा जाने लगा। इसने 52 गुणों को
जीतकर गढ़वाल बनाया। अजयपाल ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति से इन सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल अखंड राज्य की स्थापना की, जिसे बाद में गढ़वाल कहा गया। और उफूगढ़ का राजा कप्पू चौहान अजयपाल के सामने झुकने को तैयार नहीं था। भीषण युद्ध के बाद जब कप्पू चौहान पकड़ा गया तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय मृत्यु को चुना। अजयपाल उसकी देशभक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, वीर तुम जीते मैं हारा। अब राजधानी का क्रमबद्ध स्थानांतरण हम देखते हैं। जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, राजधानी का क्रमबद्ध स्थानांतरण, इसमें क्या क्या था? पहली थी इनकी चांदपुर गढ़ी, ठीक है। फिर वहाँ से आई देवलगढ़। चांदपुर गढ़ी है चमोली में और देवलगढ़ है पौड़ी में, ठीक है। अजयपाल यहाँ राजधानी लाया और अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी की भव्य मंदिर बनवाया। तो देवलगढ़ आए। देवलगढ़ कौन लाया? अजयपाल, ठीक है। प्लस राजराजेश्वरी मंदिर बनाया। ये कौन सी थी? इनकी कुलदेवी थी ये, ठीक है। देवलगढ़ से आई फिर श्रीनगर, ये भी क्या यहाँ पौड़ी में ही है। यह है अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी तट पर, ठीक है। ये अलकनंदा नदी तट पर है और स्थायी राजधानी इसने यहाँ पे बनाई। तो देवलगढ़ बनाई इसने 1512 में और ये बनाई 1517 में। और प्रशासनिक और सामाजिक सुधार देखते हैं, इन्होंने क्या किया। प्रशासनिक व राजनीतिक सुधार क्या किया इन्होंने? सुधार, एक तो ध्युलीपाथा क्या थी? सामाजिक सुधार था। इसे मापन प्रणाली बोलते हैं। पाथा होता है ना गांव में। तो व्यापार में धोखाधड़ी रोकने के लिए अजयपाल ने अनाज और अन्य वस्तुओं को मापने के लिए एक मानक लकड़ी का बर्तन या पैमाना तैयार किया, जिसे धर्मपाथा या धूलिपाथा कहा गया। यह लगभग 2 किलोग्राम का था, 2 किलोग्राम का। फिर दूसरा इसने क्या किया, एक सामाजिक सुधार किया, वो था सरोला ब्राह्मण, जिसे साज ब्राह्मण बोलते हैं, साज, यानी कि सेना और जनता में जातिगत भेदभाव और भोजन की शुद्धता को लेकर विवाद थे। अजयपाल ने सरोला उपजाति के ब्राह्मण को राजकीय रसोइया नियुक्त किया। नियम बनाया कि इनके हाथ का खाना यानी कि भात भोजन सभी जातियां लोग बिना किसी छुआछूत के खा सकते हैं। इनके द्वारा बना खाना सभी सैनिक या सभी जाति के लोग खा सकते हैं। वह सभी जाति के लोग खा सकते हैं। पहले था कि नहीं, हम छोटी जात के हम नहीं खा सकते, बड़ी जात वाले छोटी जात वालों के यहाँ। तो ऐसा था कि जब सैनिक वो युद्ध पे जाते थे, एक सरोला ब्राह्मण होता जो उनके हाथ का सब खा सकते थे, ठीक है। वो सरोला ब्राह्मण था। अब आते हैं धार्मिक रूपांतरण क्या हुआ। धार्मिक रूपांतरण, इनके युद्ध लड़ने के बाद अजयपाल का मन अशांत हो गया। वह नाथ संप्रदाय गोरखनाथ पंथ के गुरुओं के संपर्क में आ गया। इसने युद्ध लड़ने के बाद मन अशांत हुआ और नाथ संप्रदाय से जुड़ा
जैसे बोलते हैं गोरखनाथ पंथ, गोरखनाथ पंथ। और गोरखनाथ का शिष्य बनकर युद्ध का त्याग कर दिया। सामरिक ग्रंथ में अजयपाल को नाथ संप्रदाय का सिद्ध पुरुष कहा गया है। सामरिक ग्रंथ में सिद्ध पुरुष कहा गया किसको? अजयपाल को। ठीक है। और इसको उपाधियां क्या क्या मिली हैं, इसकी उपाधियां देखते हैं। इतिहासकारों ने अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा गया है। गढ़वाल का अशोक किसने कहा? इतिहासकारों ने। ठीक है। और गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा क्योंकि उसने 52 गढ़ों को एकजुट मिलाया। ठीक है। अब भारत के इतिहास में क्या हो रहा था? जब अजयपाल गढ़वाल का एकीकरण कर रहा था तब दिल्ली की गद्दी पर लोधी राजवंश का सिकंदर लोधी शासन कर रहा था, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी। इसी कालखंड में भारत में भक्ति आंदोलन चरम पर था और गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में उत्तराखंड की यात्रा भी की थी। अब परीक्षक में सीधे सवाल नहीं आएंगे, परीक्षा आपकी डी समझ को इस तरह परखेगा। जैसे पंवार राजवंश के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों को उनके कालक्रम के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र जगतपाल का, ऊखीमठ का धारशिल शिलालेख अनंतपाल का, देवलगढ़ का राजसूरी मंदिर शिलालेख। तो इनको आप सीरियस वाइज अगर पढ़ेंगे तो तब भी आप क्रमबद्ध तरीके से इसे लगा पाएंगे। अब इससे आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।